हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हिंदी को पढ़ा रहे हैं और हम चैप्टर 4 तक पढ़ा चुके हैं और जो सबसे लास्ट चैप्टर था उसका नाम क्या था, नाखून क्यों बढ़ते हैं। और इसके बाद आता है नागरी लिपि। इस वीडियो में हम नागरी लिपि का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे जिसके लेखक है गुणाकर मूल्य और सबसे आसान भाषा में देखेंगे। और आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखेगा और आप इसका PDF भी ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। क्लास 10 हिंदी चैप्टर 5 नागरी लिपि गुणाकर मूल्य, सभी प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देखेंगे। एक नंबर प्रश्न देखते हैं। एक नंबर प्रश्न यहाँ पर, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। यानी देवनागरी लिपि थी जिसमें यह हम पढ़ लें, यह है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि के जो अक्षर थे उसमें स्थिरता कैसे आई, यानी वह स्थिर कैसे हुआ। करीब 2 सदी पहले, यानी करीब 200 साल पहले इस लिपि के टाइप बने, यानी इस लिपि में टाइप बनने लगे और इसमें पुस्तकें भी छपने लगी। इसलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। जब इस लिपि में टाइप बनने लगे, पुस्तक छपने लगे, तो इस लिपि के अक्षरों में स्थिरता आ गई। ठीक, इसका आंसर होगा। आप इसका नोट्स ले लीजिएगा और अच्छा से देख लीजिएगा। अब दूसरा नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि उसमें कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। इसमें लिखेंगे देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, नेपाली, नेवारी, मराठी, मैथिली, मगही, भोजपुरी भाषाएं लिखी जाती है। और भी बहुत भाषा लिखी जाती है जो भारत के संपूर्ण क्षेत्र में फैली है। यानी यह सभी जो भाषा है यह भारत के संपूर्ण क्षेत्र में फैली है। ठीक, हम देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है। लेखक महोदय जो गुणाकर मूल्य, उन्होंने किन किन भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है। लेखक ने गुजराती और बांग्ला लिपि से देवनागरी लिपि का संबंध बताया। कौन कौन लिपि, गुजराती और बांग्ला लिपि से, तथा साथ ही दक्षिण भारत की ब्राह्मी लिपि और नंदी नागरी लिपि की तुलना की। यानी इस लिपि से संबंध बताया है और इन दोनों लिपि से इसकी तुलना की है देवनागरी लिपि की। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा। आप इसका नोट्स ले लीजिएगा, PDF ले लीजिएगा, आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, नंदी नागरी किसे कहते हैं। नंदी नागरी किसे कहते हैं, जहाँ यहाँ पर अभी देखें नंदी नागरी किसे कहते हैं। किस प्रसंग में लेखक ने उनका उल्लेख किया, यानी कौन से प्रसंग में लेखक ने इनका उल्लेख किया है। इसके उत्तर में लिखेंगे कि दक्षिण भारत की नागरी लिपि को ही नंदी नागरी कहा है। यानी दक्षिण भारत की जो नागरी लिपि है उसे ही कहते हैं नंदी नागरी। लेखक ने बताया है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख में दक्षिण भारत से ही मिलते, यानी नागरी लिपि के प्रमाण यानी उसके आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं, दक्षिण भारत से ही लिखते हैं। पहले विजयनगर के लेखों की लिपि को ही हिंदी नंदी नागरी का नाम दिया गया। पहले विजयनगर के जो लेख थे उनको ही नाम दिया गया है नंदी नागरी, यानी विजयनगर के राजा थे उनके ही लेख को नाम दिया गया है नंदी नागरी। ठीक, 55वां प्रश्न देखते हैं और हम इस तरह समझा रहे हैं कि आप समझ जाइएगा और इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और इसमें कुल 13 प्रश्न है और 13 प्रश्न को आप देख के जाइएगा। और इससे पहले यदि आपने सभी वीडियो को नहीं देखा, यानी सभी चैप्टर को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वीडियो है। ठीक, अब देखते हैं 55वां प्रश्न। 55वां प्रश्न कहता है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ कहाँ प्राप्त है। यानी नागरी लिपि के पहले देखेंगे सबसे पहले लेख कहाँ प्राप्त हुए, दक्षिण भारत, और उसके बाद कहाँ कहाँ प्राप्त हुई उनके विवरण दीजिए। यहाँ लिखेंगे कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिण भारत से ही मिलते हैं। यहाँ पर भी लिखा था नागरी लिपि आरंभिक लेख कहाँ मिलते हैं, दक्षिण भारत से ही मिलते हैं। लाजेंद्र व लाजेंद्र जैसे पलतापी चोल राजा के सिक्कों पर नागरी लिपि के अक्षर इनके जैसे जो राजा थे उनके अक्षर को ही, उनके जो सिक्कों पर अक्षर थे, जैसे कि अभी भी हमारे सिक्के उन पर अक्षर देवनागरी लिपि, लेकिन इनके जो सिक्के थे उन पर जो अक्षर थे वो भी अक्षर थे नागरी लिपि के। ठीक, दक्षिण भारत में नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलते हैं। नागरी लिपि के दक्षिण भारत में नागरी लिपि के लेख मिलते हैं 8वीं सदी से और उत्तर भारत में 9वीं सदी से मिलते हैं। ठीक, कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए लिख दिए। सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुआ, लाज राजा और लाजेंद्र से चोर प्रतापी राजा, और सबसे पहले कहाँ प्राप्त हुआ, दक्षिण भारत में। और उसके बाद दक्षिण भारत में कब से प्राप्त होने लगा, 8वीं सदी में, और उत्तर भारत में प्राप्त होने लगा 9वीं सदी में। अब देखते हैं 56वां प्रश्न। 56वां प्रश्न क्या कहता है। 56वां प्रश्न है कि ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि का मुख्य पहचान क्या है। यानी ब्राह्मी और जो सिद्धम लिपि है, ब्राह्मी और जो सिद्धम लिपि है, इनकी तुलना में नागरी लिपि के मुख्य पहचान कैसे। अगर इन दोनों लिपि और इसको रख दिया जाए तो हम नागरी लिपि को कैसे पहचानेंगे। यहाँ लिखेंगे गुप्त काल के ब्राह्मी लिपि तथा बाद के सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिलों पर छोटी छोटी लकीलें या ठोस त्रिकोण लगते थे। यानी जो ब्राह्मी लिपि या और सिद्धम लिपि थे उनके अक्षर के सिला, यानी ये जैसे मान लीजिए अक्षर है,
इसके सिलों पर छोटी छोटी आली और तिकोन रहती थी, वैसा समझ रहती थी। लेकिन नागरी लिपि का मुख्य पहचान है कि इसके अक्षरों के सिलों पर पूरे लकीरें बन जाती है और यह इतनी ही लंबी होती है जितने अक्षर की चौड़ाई। देखिए इसकी पहचान क्या है, इसकी ये ज़्यादा पहचान है कि जैसे हम लिखे आम, आम लिखेंगे तो हम यहाँ पर ये डिडला देते हैं, ये जो ऊपर लकीर खींचे जिसे कहते हैं मथा बांधना, यही इसकी मुख्य पहचान है। और ये इतना ही लंबी होती है जितना कि अक्षर की लंबाई होती है, इससे अक्षर की चौड़ाई होती है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। और यही इसकी मुख्य पहचान है। ठीक है, अब देखते हैं 57वां प्रश्न कहता है कि उत्तर भारत के किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते, यानी उत्तर भारत के कौन कौन से शासक थे। जैसे यहाँ पर देखिए कि दक्षिण भारत के कौन कौन से लेख थे, यहाँ लाज लगा हुआ लाजेंद्र जैसे थे। अब यहाँ कहता है कि उत्तर भारत के किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त हुए उत्तर भारत में, यानी उत्तर भारत में इस्लामी शासक की नींव डालने वाली महमूद गजनवी। उत्तर भारत में इस्लामी शासक यानी जो मुसलमान का शासक है उनकी नींव डालने वाले कौन से राजा थे, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के लाहौर के टकसाल में ढाले गए चांदी के सिक्कों पर भी नागरी लिपि शब्द दिखते, नागरी लिपि जैसे हो नहीं तो काट दीजिएगा, शब्द दिखते। यहाँ क्या जो उत्तर भारत के इस्लामी शासक के नींव डालने वाले राजा थे उनका नाम क्या था, महमूद गजनवी। और वो लाहौर के टकसाल में ढाले गए चांदी के सिक्के पर भी जो लेख लिखे थे वो भी लिखे थे नागरी लिपि में थे। अब देखते हैं 58वां प्रश्न। 58वां प्रश्न क्या है, 58वां प्रश्न है कि नागरी को नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक की समझ में क्या बताते हैं। नागरी को हम नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं और लेखक की समझ में क्या बताते हैं। लिखेंगे नागरी को देवनागरी इसलिए कहते हैं क्योंकि पाडादिकम नामक एक नाटक से जानकारी मिलता है कि क्या जानकारी मिलता है कि पाटलिपुत्र को नगल भी कहा जाता है। यानी यह जो एक नाटक है इसे जानकारी मिलता है कि पाटलिपुत्र को नगल भी कहा जाता है। ठीक, और हम यह भी जानते हैं कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नगर शैली भी कहते हैं। और यहाँ पर कहता है कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली थी और उसको हम क्या कहते हैं, नगर शैली भी कहते हैं। अतः नागल शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। यानी यह जो शब्द है नागरी, यह उत्तर भारत से संबंध रखता है। विद्वानों के अनुसार उत्तर भारत का यह बड़ा क्षेत्र पटना ही होगा। विद्वान कहते हैं कि यह जो नागर शब्द है यह उत्तर भारत से संबंध लगता है और वह उत्तर भारत पटना ही होगा। ठीक है, अब कहता है गुप्तों की राजधानी भी पटना थी। गुप्तों की राजधानी कौन थी, पटना। और पटना को क्या कहा जाता है, देवनगर कहा जाता है और इसलिए नागरी को देवनागरी कहता है। और यहाँ लक्ष्य में लिखेंगे देवनागरी की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी नाम दे दिया गया और यही से कारण है। और बाद में एक सबसे लास्ट प्रश्न 13 प्रश्न, उसमें हम 2-3 कारण देखेंगे। इसमें सिर्फ एक ही कारण है कि पटना को यहाँ पर पटना को देवनागरी कहते था और इसलिए इसे देवनागरी का कहने लगा और यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। अब यहाँ पर शुरू में भी कारण दिया गया देखा गया पाडालिकम नामक एक नाटक था, उससे जानकारी मिलता है कि पाटलिपुत्र को नगर भी कहा जाता है। और आप इसे नोट्स लेकर यानी PDF लेकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, वहाँ से आप इसे पढ़ लीजिएगा। 9वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न कहता है यहाँ पर कि नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक क्या कहना चाहते हैं, यानी नागरी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके संबंध में लेखक महोदय क्या कहते हैं। पटना से नागरी का क्या संबंध है, यानी पटना से नागरी लिपि का क्या संबंध है। इसके आंसर में लिखेंगे कि नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का कहना है, यानी नागरी की उत्पत्ति कैसे हुई इसके संबंध में लेखक कहते हैं कि यह सत्य है कि नागरी शब्द किसी नगर से संबंध रखता है। यह सत्य है कि जो यहाँ पर अभी हम पढ़े कि नागरी जो है ये नगर से संबंध रखता है। यहाँ पर कहीं लिखा था, आप देख लीजिएगा कि जो नागरी या नगर से संबंध रखता है, यह सत्य भी है। और यह भी जानकारी मिलती है कि पटना को नगर कहा जाता है, ये भी यहाँ पर लिखा था पटना को नगर कहा जाता है। अतः नागरी शब्द उत्तर भारत किसी बड़े शहर से संबंध लगता है, बड़े नगर से संबंध रखता है। कौन, नागरी शब्द। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव भी था। ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य थे इनका व्यक्तिगत नाम क्या था, देव था। ठीक, और उसके बाद लिखेंगे इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता है। और पटना को देवनगर क्यों कहा जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था, देव था। ठीक, इसीलिए पटना को देवनागर भी कहा जाता है। देवनागर की लिपि होने से उत्तर भारत के प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी नाम दे दिया गया। ठीक, जो पीछे वाला प्रश्न था वैसा ही सेम उससे ये आंसर बहुत मिलता है। और आप इसका नोट्स लेकर पढ़ लीजिएगा, ये नहीं कि आप इसका नोट्स डाउनलोड नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये जो भाषा है बहुत सरल भाषा है, आप इसे जरूर देख लीजिएगा। अब 10वां प्रश्न है नागरी लिपि कब तक सार्वदेशिक लिपि बनी हुई थी। ये सार्वदेशिक गलती लिखा है, इसे दिखाएगा सार्वदेशिक। ठीक, आप इसे ठीक कर लीजिएगा, टाइप नहीं हो पा रहा है।
सार्वदेशिक हम लिख लिए थे। अब कहता है नागरी लिपि कब तक सार्वदेशिक लिपि बने थे। सार्वदेशिक लिपि मतलब होता है कि सभी देश में फैले हुए लिपि, ठीक। ये कब तक बने थे देखेंगे, ईसा की 8वीं से 12वीं सदी से हम नागरी लिपि को पूरे देश में व्याप्त देखें। यानी ईसा की 8वीं से 12वीं सदी मतलब 100 साल, यानी ईसा मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले 8वीं सदी से 12वीं सदी से हम नागरी लिपि को पूरे देश में व्याप्त, और यहाँ पर सॉरी हम बाद होगा, ईसा के जन्म से बाद होगा, यानी जीरो के बाद होगा। और ये जो डेट वाला है इससे हम एक वीडियो बनाएंगे, किसी सदी क्या होता है, पूर्वाध क्या होता है, क्या होता है, इससे हम जो एक वीडियो बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे ईसा की 8वीं से 12वीं सदी से हम नागरी लिपि को पूरे देश में व्याप्त देखेंगे, पूरे देश में यह फैला था। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है उस समय यह सार्वदेशिक लिपि बनी हुई। जब यह पूरे देश में व्याप्त थी, यानी पूरे देश में इसका यूज होता था, तब यह सार्वदेशिक लिपि बनी हुई थी, ठीक। अब 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न कहता है कि नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है। इस संबंध में क्या जानकारी है कि नागरी लिपि के साथ साथ में किसका जन्म होता है। नागरी लिपि के साथ साथ में अन्य प्रादेशिक भाषा भी जन्मित, यानी बहुत सारे अन्य प्रादेशिक मतलब जो भाषा प्रदेश में फैले हैं वो भी जन्म लेती है ये लिपि के साथ साथ। 8वीं 9वीं सदी से आलंबिक हिंदी साहित्य मिलने लग जाते हैं, यानी 8वीं 9वीं सदी से इस लिपि के क्या मिल जाते हैं, साहित्य मिलने लग जाते हैं। और इसी काल में भारतीय आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषा मराठी बांग्ला आदि भी जन्म लेती है, यानी ऐसी भाषा मराठी बांग्ला भी जन्म लेने लगती है नागरी लिपि के साथ। यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछता था कि नागरी लिपि के साथ किनका जन्म होता है, लिख दिए किनका जन्म होता है, ठीक। अब और इसका नोट्स जरूर ले लीजिए, हम हर बार बोल रहे हैं, ठीक। अब देखते हैं 11वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे। यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुर्जर प्रतिहार कौन थे, यहाँ उत्तर में लिखेंगे अनेक विद्वानों का यह मत है कि गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। बहुत विद्वान कहते हैं कि गुर्जर प्रतिहार जो थे वो बाहर से भारत आए थे, और ईसा की 8वीं सदी के पूर्वाध, यानी ईसा की 8वीं सदी से पहले पहले अवंतिका प्रदेश पर इन्होंने अपना शासन किया, यानी 8वीं सदी से पहले जो थे ये अवंतिका प्रदेश पर शासन करते थे, और बाद में कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया थे। और यही थे गुर्जर प्रतिहार, ये बाहर से आए थे और ये अवंतिका प्रदेश पर पहले शासन किया था, उसके बाद कन्नौज पर शासन किए थे। 13वां प्रश्न देखिए, जो सबसे लास्ट प्रश्न है, और इसको आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है। प्रश्न के निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लेखों से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करें। कालक्रम के आधार पर निबंध में जो कहते हैं नागरी लेख से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत, यानी क्या क्या प्रमाण मिलता है उसको हमें प्रस्तुत करना है। लिखेंगे निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लिपि के जो प्रमाण मिलते हैं वो नीचे लिखेंगे। पहला प्रमाण क्या है, को जूम कर लेते हैं। वो पहला प्रमाण क्या है, पहला प्रमाण है कि 18वीं सदी में राजेंद्र जैसे प्रतापी चोला के सिक्कों पर बिल के जैसे शब्द नागरी लिपि में। इसके बाद में पीछे भी देखे थे कि 18वीं सदी में राजेंद्र जैसे जो चोर राजा थे उनके सिक्कों पर बिल के लस जैसे शब्द लिखे, ठीक। अब ये जो चोर शब्द है इसे आप वो वाला चोर नहीं समझिए कि चोर घर में चोरी करना, ये चोर होता है महान राजा, इसे समझिएगा, ठीक। इनका 18वीं सदी में जो राजेंद्र जैसे प्रतापी चोर लगा थे उनके सिक्कों पर ये शब्द लिखा होता था बिल के लस, और ये शब्द किस लिपि में अंकित रहता था, नागरी लिपि में अंकित रहता था, ठीक। दूसरा देखते हैं, ये दूसरा प्रमाण क्या है। दूसरा प्रमाण है दक्षिण से प्राप्त बरगुन का पल्लियम ताम्रपत्र भी नागरी लिपि में 9वीं सदी की है। दक्षिण भारत से जो बलगुन थे और उनका जो पल्लियम ताम्रपत्र प्राप्त हुआ उनमें भी नागरी लिपि में इस शब्द अंकित थे। तीसरा प्रमाण क्या है, यह प्रमाण है 1000 ईस्वी के आसपास मालवा नगर में नागर लिपि का इस्तेमाल होता था, यानी 1000 ईस्वी के आसपास क्या होता था, जो मालवा नगर था उसमें नागर लिपि का क्या होता था इस्तेमाल। अब ये मालवा नगर क्या है इसके बारे में हम भी नहीं जानते हैं, और इसके बारे में और ये शायद पहले ज़्यादा प्रसिद्ध होगा इसलिए जानते होंगे, जैसे कि अभी दिल्ली बहुत प्रसिद्ध है वैसे ये भी प्रसिद्ध होगा इसलिए बात पहले जानते हैं। अब उसके बाद विक्रमादित्य के समय पटना में देवनागरी का प्रयोग होता था, ये इसके बारे में पीछे भी देख लेते। सबसे लास्ट प्रमाण है, इन सबसे लास्ट जो प्रमाण दिया गया यहाँ पर है कि ईसा की 8वीं से 11वीं सदी से नागरी लिपि पूरे देश में व्याप्त थी। ईसा की 8वीं से 11वीं सदी में नागरी लिपि जो थी वो पूरे देश में व्याप्त थी, पूरे देश में फैली थी। 8वीं सदी में दोहा कोश की तिब्बत से जो हस्तलिपि मिली है वह भी नागरी लिपि, यानी 8वीं सदी में जो दोहा केस को तिब्बत से जो हस्तलिपि यानी हाथ से लिखी गई लिपि मिली वह भी नागरी लिपि में ही। और यही सब प्रमाण था जिससे यह पता चलता है कि यह लिपि नागरी लिपि बहुत पुरानी है। और इस चैप्टर में हमें नागरी लिपि के बारे में पढ़ना था। इस चैप्टर का नाम है नागरी लिपि है, ठीक। और यदि आपको कहीं डाउट है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा,
और इस वीडियो में हम सभी प्रश्न को देख लिए, जैसा कि बताया था कि 1 से लेकर 13 प्रश्न है और 13 प्रश्न को देख लिए। और आप इसका नोट्स ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जो घंटे वाला बटन है उसे ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तब तक धन्यवाद।